तो गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारी यूनिट नंबर 6 जिसका नाम रहेगा बच्चे ग्रेविटेशन। तो इस यूनिट को डिस्कस करने से पहले बच्चे हम बात करते हैं भी कहां से ग्रेविटेशन वर्ड की डिस्कवरी हुई। तो बच्चे कहा जाता है कि पुराने समय के अंदर सर आइजक न्यूटन एक सेब के पेड़ के नीचे बैठे हुए थे। वहां पे क्या होता है कि सेब के पेड़ से एक सेब नीचे की तरफ आके गिरता है न्यूटन के आसपास। तो वहां पे न्यूटन सोचता है कि ये सेब नीचे ही क्यों आया भाई, लेफ्ट क्यों नहीं गया, राइट क्यों नहीं गया, ऊपर की तरफ क्यों नहीं गया, भाई नीचे ही क्यों आया, भाई ऐसा क्या है नीचे की तरफ। तो बेटा वो घर गया, घर जाके उसने क्या किया होगा, तुम्हारे पास जो भी वहां पे चेयर रखी थी उसके घर पे या टेबल रखी थी या फिर वो भी बर्तन वगैरह जो भी रखे हुए थे उन्हें सब ऊपर की तरफ फेंके। तो वो क्या पाता है कि सारे के सारे कुछ समय के बाद कहाँ आते हैं बच्चे, बच्चे नीचे की तरफ आते हैं। तो इसके ऊपर वो फर्दर डिस्कशन करता है कि एवरी बॉडी क्या कर रही है, अर्थ की तरफ मूव कर रही है, टुवर्ड द अर्थ मूव कर रही है। मींस अर्थ ही है जो क्या कर रही है, हर ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है। तो इसके ऊपर वो बेटा बार बार क्या करता है, डिस्कशन करता है, सोचता है। तो वो लास्ट में क्या पाता है कि इस यूनिवर्स के अंदर हर एक ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है बच्चे, दूसरे ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ एक फोर्स के थ्रू क्या कर रहा है बच्चे, अट्रैक्ट कर रहा है। और उस फोर्स का सर आइजक न्यूटन ने बच्चे किस नाम दिया, क्या, ग्रेविटेशन या फिर ग्रेविटेशनल फोर्स। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एनी टू ऑब्जेक्ट्स ऑफ दिस यूनिवर्स इज कॉल्ड ग्रेविटेशन और ग्रेविटेशनल फोर्स। मींस बड़े अट्रैक्टिव फोर्स होगा, खींचने वाला फोर्स होगा तुम्हारे पास। ठीक है, जिस प्रकार आपकी अर्थ क्या कर रही थी, उस एप्पल को अट्रैक्ट कर रही थी। न्यूटन कहते हैं ये बात कि जिस प्रकार आपकी अर्थ एप्पल को अट्रैक्ट कर रही थी उसी प्रकार बेटा इस यूनिवर्स के अंदर हर एक ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, दूसरे ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है विद अ फोर्स। दैट फोर्स इज नोन एज ग्रेविटेशन और ग्रेविटेशनल फोर्स। तो बच्चे देखिए, अब मान लो कोई भी टू ऑब्जेक्ट उठा लो, तुम्हारे पास कोई भी उठा लो, मान लो हाथी घोड़ा कोई भी उठा लीजिए, उन दोनों के बीच में बेटा जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगी, दैट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज कॉल्ड ग्रेविटेशन। अब वो टू ऑब्जेक्ट बेटा कोई भी हो सकते, बड़े से बड़ा और छोटे से छोटा, कोई भी टू ऑब्जेक्ट उठा लो बेटा तुम्हारे पास। यदि मान लीजिए तुम्हारे पास क्या हो, उन दोनों ऑब्जेक्ट्स में से बेटा तुम्हारा एक ऑब्जेक्ट क्या हो, मान लो अर्थ हो और दूसरा कोई भी अदर ऑब्जेक्ट हो, तो उनके बीच में बेटा जो तुम्हारे पास फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा ना, उसका नाम क्या रखा जाएगा बच्चे, ग्रेविटी रखा जाएगा। क्या रखा जाएगा, ग्रेविटी रखा जाएगा। और ये तुम्हारे पास क्या होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स या ग्रेविटेशन बोल दो, एज यू विश। ठीक है, अब देखो तो ग्रेविटेशन और ग्रेविटी में बेटा डिफरेंस क्या है तुम्हारे पास, डिफरेंस ये कि ग्रेविटी भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स, लेकिन उन टू ऑब्जेक्ट्स में से बच्चे एक ऑब्जेक्ट तुम्हारे पास क्या होना चाहिए, अर्थ होना जरूरी है तुम्हारे पास। देखो अर्थ भी इस यूनिवर्स का एक ऑब्जेक्ट ही है, हाँ किन्हीं भी दो ऑब्जेक्ट के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ये जरूर भी, लेकिन इसको तुम ग्रेविटेशन भी बोल सकते हो। लेकिन हर एक ग्रेविटेशनल फोर्स को बच्चे आप ग्रेविटी का नाम नहीं दे सकते। उन्हीं ग्रेविटेशनल फोर्स का आप ग्रेविटी का नाम दे पाओगे जिन ग्रेविटेशनल फोर्स के अंदर एक बॉडी जो इंक्लूड होगी वो कौन हो, तुम्हारे पास अर्थ हो। तो ये रिमेंबर रखेंगे बच्चे। ठीक है, तो ये था बच्चे हमारे पास क्या, ग्रेविटी और ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में। इसके बाद हम आगे बढ़ते हुए डिस्कस करते हैं। न्यूटन सर ने ये तो बोल दिया कि भाई ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, तुम्हारे पास भी टू ऑब्जेक्ट्स के बीच में जो अट्रैक्टिव फोर्स होगा दैट इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स। अब क्या हुआ कि भाई इसको डिटरमाइन कैसे करें, मान लो किन्हीं भी टू ऑब्जेक्ट के बीच में मेरे को निकालना हो भी इन ऑब्जेक्ट्स के बीच में बेटा कितना ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट हो रहा है। तो निकालने के लिए बच्चे सर आइजक न्यूटन ने क्या दिया, एक मैथमेटिकल रिलेशन दी बेटा इसके ऊपर, वो क्या है, कैसे वो डिफाइन होती है। तो वहीं से हमारा निकल के आता है क्या बेटा, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन या फिर न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। क्या कहता है न्यूटन सर, क्या कहते हैं बेटे इस लॉ के अंदर, इस लॉ के अकॉर्डिंग क्या होगा, तुम्हारे पास जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी बिटवीन एनी टू बॉडीज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी बच्चे किसकी होगी। देखो मान लो हमारे पास टू ऑब्जेक्ट है कोई भी,
एक ए पॉइंट पे यहां रखा हुआ इसका मास m1 है, और एक कहां रखा हुआ बेटा बी पॉइंट पे रखा हुआ इसका मास क्या है तुम्हारे पास m2 है, और दोनों के बीच की सेपरेशन मैंने क्या मान ली बच्चे r मान ली, ये दोनों के बीच की डिस्टेंस है। तो कह रहे जो इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी ना m1 और m2 मास वाली ऑब्जेक्ट के बीच में, बॉडीज के बीच में, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी बच्चे। मान लो F फोर्स है, ठीक है, दोनों के बीच में, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी बेटा उन दोनों की मास की प्रोडक्ट के, दोनों की मास की प्रोडक्ट की। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मीनिंग क्या होता है बच्चे, यदि ये चीज आप इंक्रीज करोगे तो ये भी क्या होगी, इंक्रीज होगी, यदि इसको आप डिक्रीज करोगे तो ये क्या होगी तुम्हारे पास, डिक्रीज करेगी। ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मीनिंग हुआ तुम्हारे पास। और साथ में बड़े न्यूटन सर ने क्या कहा कि जो फोर्स इन दोनों के बीच में लग रहा होगा ग्रेविटेशनल फोर्स, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा स्केयर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस की स्केयर का इनवर्स 1/r स्केयर। तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है बच्चे, यदि आप इस चीज को बढ़ाओगे तो ये घटेगी और इसको घटाओगे तो ये बढ़ेगी। अब इन दोनों कंबाइन कर दिया गया, कंबाइन करने से हम क्या पाते हैं, F डायरेक्टली m1 m2 डिवाइड बाय r का स्केयर, r का स्केयर। अब जैसे ही बच्चे अब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन रिमूव करते हो वहां पे कांस्टेंट जन्म लेता है जिसका नाम मैंने यहां कह रहा कैपिटल G, m1 m2 डिवाइड बाय r का स्केयर। और बच्चे जो G है यहां पे, दिस इज कॉल्ड यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का नाम दिया बच्चे। और उसकी वैल्यू जो रहती है तुम्हारे पास बच्चे वो क्या रहती है, 6.67 इंटू 10 की पावर माइनस 11। और बड़ा यूनिट कहां से रहेगी, यहां से बना सकते हैं आप। जी का फॉर्मूला यहां से निकालो, आर स्क्वायर को यहां लेके जाओगे, m1 m2 डिवाइड में लेके जाओगे तो क्या बनेगा बच्चे, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ये रही आपकी यूनिट जी की। चलो बच्चे अब देखिए इसके बाद, तो अब मान लो आपको ये निकालना हो कि मान लो मेरे बीच में और आपके बीच में आप क्या निकालना चाह रहे हो, ग्रेविटेशनल फोर्स निकालना चाह रहे हो भी। हम दोनों एक दूसरे को बेटा कितने फोर्स से क्या कर रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं, या मैं आपके ऊपर कितना खींचने वाला फोर्स लगा रहा हूं या आप मेरे ऊपर कितना खींचने वाला फोर्स लगा रहा हूं। तो ये रहा बच्चे फॉर्मूला। जी की वैल्यू हर केस के लिए क्या रहेगी, सेम रहेगी। तो अपना और मेरा क्या बेटा मास देख लो कितना है, यहाँ पे मास रखेंगे प्रोडक्ट में, और इन डिवाइड में क्या रखोगे बच्चा, हमारे बीच की डिस्टेंस, उसका स्केयर कर दो। जी की वैल्यू हो रही तो आप रखोगे तो आपके पास क्या आएगा बच्चे, आंसर आएगा। क्लियर है, ये था हमारे पास क्या बच्चे, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। अब यूनिवर्सल वर्ड क्यों लगा बेटा, देखो यूनिवर्स के अंदर किसी भी पॉइंट पे किसी भी समय पे आप इसको बेटा अप्लाई कर लो, ये आपको अच्छा रिजल्ट देगा, एक्यूरेट रिजल्ट देगा। ठीक है, तो इसीलिए बेटा इसको क्या बोला गया, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटी। पूरे यूनिवर्स के अंदर अच्छे से होल्ड होता है तुम्हारे पास ये। ठीक है, चलिए भी अब इसके बाद बच्चे हम बात करते हैं क्या, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के बारे में, जी के बारे में बात करते हैं बेटा। ठीक है भाई, जी क्या है तुम्हारे पास, देखो भाई जी, तो अभी भी पढ़ा आपने F इज इक्वल टू जी m1 m2 डिवाइड बाय r का स्क्वायर। क्लियर। अब मैंने कंसीडर किया कि दोनों की दोनों जो बॉडीज थी ना बेटे या ऑब्जेक्ट्स थे, उनका मास मैंने क्या ले लिया बेटा, 1 kg ले लिया। ठीक है, और दोनों के बीच की सेपरेशन को मैंने क्या रखा, 1 मीटर रखा। क्या रखा, 1 मीटर रखा। देन वी गेट F इज इक्वल टू, ये सारी की सारी वैल्यू बच्चे ऊपर वाले इक्वेशन में पुट कीजिए। m1 m2 1 1 होगा तुम्हारे पास, r 1 1 का स्क्वायर 1, तो F इज इक्वल टू क्या आएगा तुम्हारे पास, G आएगा। तो बच्चे यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल फोर्स किसके बराबर हुआ बच्चे, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बराबर हुआ, या ग्रेविटेशनल फोर्स के बराबर हुआ बिटवीन टू बॉडीज ऑफ 1 kg मास ईच का मास कितना हो, 1 kg हो, एंड सेपरेटेड बाय 1 मीटर डिस्टेंस। ठीक है, तो कंडीशन रहेगी बच्चे भी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट किसके इक्वल होगा, फोर्स के इक्वल होगा। कब, जब दोनों की दोनों बॉडीज का मास 1 kg हो और दोनों के बीच की सेपरेशन कितनी हो बच्चे, 1 मीटर हो तुम्हारे पास। ये रहेगा हमारे पास क्या, यूनिवर्सल
ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की डेफिनेशन। इसके बाद देखिए बच्चे, मैं यूनिट की बात करूं, यूनिट अभी अभी मैंने आपको बता दी, वैल्यू भी बता दिया वो क्या रहेगी। अब मैं इसके डायमेंशनल फॉर्मूले की बात कर लेता हूं कि डी डायमेंशनल फॉर्मूला डीएफ क्या रहेगा। देखो बच्चे क्या रहेगा, यहां से बेटा जी की वैल्यू निकालो, क्या रहेगी, आर स्क्वायर डिवाइड में यहां लेके जाओगे तो किसमें मल्टीप्लाई में हुआ एफ आर स्क्वायर डिवाइड बाय में m1 m2। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का आपको डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना हो तो पहले उसका मैथमेटिकल रिलेशन आपके पास होना चाहिए, मैं निकाल चुका हूं। अब निकालिए बच्चे f की वैल्यू, f का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है mlt-2। r क्या है बच्चे, लेंथ है, लेंथ l, स्क्वायर लगा दिया जी, डिवाइड बाय बच्चे क्या है तुम्हारे पास m1 m2, मींस यहां भी m हुआ और यहां भी क्या हुआ बच्चे m हुआ। क्लियर। अब यहां देखो m से m कैंसिल आउट हुआ एक, तो मान लो तो क्या बचा बच्चे, इस m को ऊपर लेके जाएंगे तो m की पावर -1 हुई, l की पावर कितनी बच्चे 3 हुई और t की पावर कितनी -2 हुई। ये क्या रहेगा बच्चे, मेरा ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का डायमेंशनल फॉर्मूला रहेगा। चलिए जी, इसके बाद आते हैं बच्चे तुम्हारे पास देखिए क्या है, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन इन वेक्टर फॉर्म। चलिए बच्चे, तो वेक्टर फॉर्म में निकालना है तो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन हमें क्या देता है, किन्हीं भी टू ऑब्जेक्ट्स के बीच में जो अट्रैक्टिंग जो फोर्स होगा उसको निकालने का हमें मैथमेटिकल रिलेशन देता है, फॉर्मूला देता है। ठीक है, तो मीन्स हमें फोर्स का फॉर्मूला देता है, हमें तो फोर्स की कोई ना कोई डायरेक्शन भी होगी। तो अब की बार हम बेटा फोर्स की ही वैल्यू की बात करेंगे यहाँ पे किन्हीं भी टू ऑब्जेक्ट्स के बीच की, लेकिन वहां पे उसकी डायरेक्शन भी शो करेंगे। यदि वेक्टर फॉर्म की बात आती है तो वहां पे हम उसकी डायरेक्शन शो करेंगे। देखिए बेटा कैसे करेंगे, ठीक है, तो क्या रहेगा, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन बोल दो या यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन बोल दो, एक ही बात है। देखिए बच्चे, मान लो मेरे पास यही टू ऑब्जेक्ट्स थे, मान लो इसका मास बच्चे m1 है, इसका मास क्या मान लिया मैंने m2 मान लिया, ये आपका a पॉइंट पे, ये आपका b पॉइंट पे, दोनों के बीच की डिस्टेंस बच्चे मैंने क्या बोल दी, r बोल दी, मान लो क्या बोल दी बच्चे, r बोल दी। अब देखो, तो न्यूटन सर ने क्या कहा था भाई, हर एक ऑब्जेक्ट एक दूसरे को एक फोर्स के साथ क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। मींस m1 m2 को यहां खींच रहा होगा, क्लियर है, और m2 m1 को वहां खींच रहा होगा एक फोर्स के द्वारा, जिसका नाम क्या, ग्रेविटेशनल फोर्स है। चलो मैं बात कर लेता हूं, सबसे पहले बच्चे मैं बात कर लेता हूं तुम्हारे पास क्या, कि फोर्स ऑन m1 ड्यू टू m2। भाई m1 के ऊपर कितना फोर्स लगा, किसके कारण बच्चे, m2 मास के कारण। या आप ये कह सकते हो कि मेरी m2 मास वाली बॉडीज ने m1 मास वाली बॉडी के ऊपर कितना फोर्स लगा के उसको यहाँ अट्रैक्ट किया, वो मैं निकालने जा रहा हूं। तो मींस m1 तो उसकी तरफ खींचा चला जाएगा, तो डायरेक्शन मैंने दिखाई यहां। तो बेटा फोर्स जो लग रहा है वो किसके ऊपर लग रहा है, देखो पहले मास वाली बॉडी पे लग रहा है, मतलब m1 मास वाली बॉडी पे। मैंने कहा भाई फर्स्ट बॉडी पे फोर्स है ड्यू टू सेकंड बॉडी, ये मैंने वेक्टर की डायरेक्शन कहां होगी, वही होगी फोर्स की, भाई लगा दिया भाई। तो F12 वेक्टर का साइन लगाया इज इक्वल टू क्या रहेगा, G दोनों के मास की प्रोडक्ट, ये लिख दी, डिवाइड बाय में बच्चे दोनों के बीच का डिस्टेंस का स्क्वायर, वो क्या रहेगी बच्चे, देखिए तो जो ऑब्जेक्ट है हमारा वो 1 से 2 की तरफ जा रहा है, मतलब m1 मास से m2 मास की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, मतलब मूव कर रहा है, आप ये कह सकते हो। मूव तो नहीं कर रहा होगा जस्ट, ठीक है, मैं यहाँ पे कुछ सोच के देखूं तो कहा 1 से 2 की तरफ जा रहा है, तो मैंने डिस्टेंस वहां बोल दी तुम्हारे पास क्या, 1 से 2 की तरफ डायरेक्शन है। तो डायरेक्शन शो करने के लिए बेटा यहाँ पे यूनिट वेक्टर लगा दिया, क्या 1 से लेके कहां तक है, 2 तक है, ये मैंने क्या लगाया, यूनिट कैप लगा दिया। ठीक है, और तुम्हें पता है यूनिट कैप बच्चे क्या बताएगा, इस फोर्स की डायरेक्शन बताएगा, और यहाँ पे दोनों के बीच की डिस्टेंस का ये मेंशन कर दिया। अब ये ना लिख के बच्चे यहाँ पे क्या लिख सकते थे, अलोंग ए बी, भाई ए बी की तरफ फोर्स होगा, ए बी की तरफ होगा, यही कहीं दिखा दो भाई, यहाँ तुम्हारा फोर्स होगा वो
ऐसे ही होता तुम्हारे पास फोर्स, ठीक है। तो मैंने लेकिन यूनिट वेक्टर यूज किया मैंने R12, तो समझ जाना कि 1 से 2 की तरफ जा रहा है फोर्स, 1 से 2 की तरफ वहां जा रहा है। अब इसके बाद देखो बच्चे तुम्हारे पास क्या हुआ, सिमिलर वे के अंदर मैंने क्या निकाला बच्चे, फोर्स ऑन मास m2 ड्यू टू मास m1, क्योंकि दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगी भाई, ठीक है। दोनों के ऊपर फोर्स निकालूंगा मैं दोनों के थ्रू। देखो भाई अब की बार बच्चे m2 पे निकाल रहे हैं m1 के कारण, तो ये इसको ऐसे खींच रही होगी, तो फोर्स की डायरेक्शन कहां होगी, यहां इस तरफ होगी। F2 पे लग रहा है, किसके कारण, 1 के कारण, मैंने ये लिख दिया। तो यहां लिखा क्या, F21 का फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, यही निकाल रहा था मैं यहां पे। तो क्या रहेगा भाई, दोनों के मास की प्रोडक्ट रखो, डिवाइड में दोनों के बीच की डिस्टेंस का स्केयर रख दिया। अब बात आती है डायरेक्शन की, यूनिट वेक्टर के थ्रू कैसे रिप्रेजेंट करूं, कहां से कहां भाई, 2 के ऊपर फोर्स लगेगा m के कारण, वो इस तरफ लगेगा, तो कहां से, 2 से 1 की तरफ आ रहा हूं, तो मैंने लिख दिया R21, ये रही मेरी यूनिट वेक्टर की नोटेशन। चलो बच्चे अब देखिए, इसको इक्वेशन नंबर मैंने 1 का नाम दिया, इसको इक्वेशन नंबर मान लो बच्चे मैंने 2 का नाम दिया, ठीक है। अब आप पढ़ चुके हो भाई, यूनिट वेक्टर जो तुम्हारे पास होता है बच्चे, वो क्या होता है, वेक्टर डिवाइड बाय इट्स मैग्नीट्यूड, ये आप सेकंड यूनिट में पढ़ चुके हो, ये होता है तुम्हारे पास। अब इसको कैसे हम ओपन करते हैं, R1 माइनस R2, ये रहेगा तुम्हारे पास। R1 पीछे वाले में से पहले वाला घटता है, ऐसे ही करते थे हम, ठीक है भाई। फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, यही करते थे, और वही किया मैंने यहाँ पे, क्योंकि ये क्या है, 2 से 1 की तरफ है, 2 से 1 की तरफ, तो फाइनल ये वाली हुई ना, और इनिशियल कौन सी हुई, ये वाली हुई, तो R1 माइनस R2 डिवाइड बाय में बच्चे क्या किया मैंने, सिमिलर वे के अंदर इसको लिखा R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर, ये लो बच्चे, ठीक है, ये लिख दिया मैंने। अब क्या किया देखो, हमने बच्चे यहां से माइनस कॉमन ली, माइनस जैसे मैं कॉमन लेता हूं क्या आता है, R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर डिवाइड बाय बच्चे, यहां से भी मैं माइनस कॉमन ले रहा हूं, इसमें से भी ये माइनस कॉमन लिया, और ये तुम्हें पता मैग्नीट्यूड का साइन है, ठीक है, जो ऑलवेज आपको पॉजिटिव रिजल्ट देगा। तो क्या हुआ, R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर, ओके। अब देखो बच्चे क्या आया आपके पास, क्या माइनस R2 माइनस R1 वेक्टर, ये बड़ा ब्रैकेट है, ये ऐसे नहीं याद रखेंगे, और यहां पे तुम्हें पता है कि माइनस रिमूव हो जाएगी, क्योंकि जो ये मोड लगा रखा है ये आपको पॉजिटिव रिजल्ट देगा, ये माइनस आ भी गई तो ये इसको खत्म कर देगा, ठीक है। तो मैंने क्या लिख दिया, R2 माइनस R1 वेक्टर, तो रिमेंबर रखेंगे। अब देखो बच्चे, तो इसको क्या लिख सकता हूं मैं, R12 लिख सकता हूं माइनस R12 वेक्टर, कंबाइन करके लिखो तो, और इसको क्या लिख सकता हूं, नीचे वाले को भी सेम R12। ये क्या हुआ तुम्हारे पास भाई, R21 यूनिट कैप इज इक्वल टू वेक्टर डिवाइड बाय इट्स मैग्नीट्यूड, तो क्या हुआ, माइनस R12 का यूनिट कैप आया, नहीं आया, ये आया यूनिट वेक्टर। अब इसको बच्चे मैंने क्या किया, यहां पे पुट किया, तो क्या आएगा, F21 वेक्टर इज इक्वल टू G M1 M2, क्या रहता है बच्चे, डिवाइड बाय में R स्केयर और माइनस R12 वेक्टर, ये रख दिया बच्चे, सॉरी माइनस साइन, ये रहा आपका माइनस साइन, करिए। अब इस माइनस साइन को बच्चे हम कहां लेके आए, यहां लेके, ये आ गया, ये रहा भाई माइनस साइन आपका। अब ये वैल्यू बच्चे किसकी है, क्या ये F12 की है, तो मैंने क्या रखा, इस इक्वेशन से क्या आता है मेरे पास, F21 इज इक्वल टू माइनस F12, यही आया नहीं आया, ये देखो बच्चे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों ऑब्जेक्ट्स के बीच में जो फोर्स लगेंगे एक दूसरे के द्वारा बच्चे, वो इक्वल इन मैग्नीट्यूड होंगे बट अपोजिट इन डायरेक्शन होंगे। इसका मतलब न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन किसको ओबे करता है बच्चे,
न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन को ओबे करता है, यही स्टेटमेंट थी वहां पे, ठीक है। तो रिमेंबर रखेंगे बच्चे ऑलवेज, ठीक है। ये था बच्चे मेरा क्या, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन इन वेक्टर फॉर्म। चलिए बच्चे अब हम बात करते हैं तुम्हारे पास क्या, नेक्स्ट टॉपिक जो रहेगा ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स on a point mass, on a point mass due to number of point masses around it। देखो बच्चे क्या करेंगे यहाँ पे, अब हम एक कोई पॉइंट मास लेंगे, पॉइंट मास का मतलब कोई मैं पॉइंट से रिप्रेजेंट करूंगा, ठीक है, ताकि स्पेस कम ऑक्यूपाई हो, कैलकुलेशन मेरी अच्छी सी हो सके तुम्हारे पास, ठीक है। देखो बच्चे तो पॉइंट मास लिया भी मैंने एक, तो उस पॉइंट के ऊपर बेटा अपने क्या निकालना है, ग्रेविटेशनल फोर्स निकालना है। किसके कारण निकालना है, नंबर ऑफ पॉइंट मासेस जो उसके अराउंड होंगे, उसके नजदीक होंगे, तुम उसके आसपास होंगे तुम्हारे पास। जैसे मान लो बच्चे ये मेरा वो पॉइंट मास है जिसका मास बच्चे मैंने क्या मान लिया, m1 मान लिया। क्या मान लिया, m1 मान लिया। अब इसके अराउंड बच्चे यहाँ पे मास आपका m2 है मान लो, और यहाँ मास बच्चे क्या m3 है। इसी प्रकार यहाँ पे मान लो बच्चे m4 है, और यहाँ पे मान लो कितना है तुम्हारे पास, mn है। ये आपने मान लिया बच्चे, क्लियर है। तो कैसे निकालेंगे बच्चे, देखिए m2 m3 m4 m5 अप टू mn नंबर ऑफ चार्जेस प्रेजेंट है मेरे इस m1 मास के अराउंड। तो इसके ऊपर बच्चे इन सब के कारण जो टोटल ग्रेविटेशन फोर्स लगेगा वो डिटरमाइन करना है हमें। तो कैसे डिटरमाइन करोगे, पहले बेटा क्या करिए, 1 बाय 1 फोर्स निकालिए। पहले m2 ने m1 पे कितना ग्रेविटेशन फोर्स लगाया वो निकाल लो, निकाल लिया जी। m3 ने m1 पे कितना लगाया वो निकाल लो, निकाल लिया जी। इसी प्रकार बेटा कहां तक निकालो, nth वाले मास तक निकाल लो, तुम्हारे nवें मास तक निकाल लो। सबका निकाल के बच्चे क्या कर दो, ऐड कर दो। वो क्या आएगा, टोटल फोर्स आएगा मेरे इस पॉइंट मास पे ड्यू टू ऑल मासेस प्रेजेंट अराउंड इट। कैसे निकालेंगे बच्चे, सबसे पहले देखो कि फोर्स ऑन मास m1 ड्यू टू m2। अब की बार सिर्फ हमें m1 पे देखना, हमें ये नहीं देखना कि ये इन पे कितना लगा रहा है, ये नहीं देखना, सिर्फ हमें ये देखना कि ये सारे के सारे इस पे कितना लगा रहे हैं, वो ही निकालना है हमने। तो देखो बच्चे क्या किया, तो कैसे निकालोगे भी, किस पे निकालना बच्चे, 1 पे निकालना है ना, 1 पे निकालना है जी। किसके कारण निकालना है, 2 के कारण, ये लिख दिया, वेक्टर कारण साइन लगा दिया बच्चे। दोनों ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होगा तुम्हारे पास, इनटू में दोनों के बीच की, दोनों के मास की प्रोडक्ट, डिवाइड बाय में दोनों के बीच की डिस्टेंस का स्केल। यहां देखो बच्चे, तो क्या आपका फोर्स जो होगा वो इस प्रकार यहां लगेगा, क्या ये लगेगा भाई। मैंने कह दिया कि ये बच्चे कौन सा फोर्स है, F12 है, F12 है। तो डायरेक्शन कहां होगी, 1 से 2। डिस्टेंस भी मैंने क्या बोल दी बच्चे, क्या है वही 1 से लेके 2 तक है। तो इसका कोई ना कोई पोजीशन वेक्टर रहा होगा, इसी प्रकार इसका भी कोई ना कोई पोजीशन वेक्टर रहा होगा। तो मैंने क्या लिख दिया, R1 से 2 डिस्टेंस है दोनों के बीच की, तो भी 1 से 2 डिस्टेंस। और यूनिट वेक्टर क्या होगा तुम्हारे पास, सेम होगा, इनका स्केयर लेंगे R12 यूनिट का, ठीक है। स्केयर लोगे, वेक्टर नहीं शो करोगे आप। यदि वेक्टर बच्चे आपने लगा दिया और फिर स्केयर भी लगा दिया तो रॉन्ग है, क्योंकि भाई एक वेक्टर टर्म का आप जब स्केयर करते हो तो वो स्केलर आता है, क्या आता है, स्केलर। और उसको सिंपल हम क्या लिखते हैं, ए स्केयर लिखते हैं, बताया हुआ आपको, क्लियर है। चलो बच्चे इसके बाद देखिए बच्चे, सिमिलर वे में अब मैंने ये देखा कि m3 m1 पे कितना लगा रहा है। तो ये देखो बच्चे, ये यहां लगाएगा, कौन सा फोर्स हुआ, 1 पे लगा, किसके कारण, 3 के कारण। डिस्टेंस कहां से कहां, 1 से लेके 2 तक, R12 बोल दी दोनों के बीच की सेपरेशन को, ठीक है। तो क्या होगा बच्चे, F1 पे किसके कारण, 3 के कारण।
GM1M3 डिवाइड बाय R13 का स्केयर, और बच्चे यूनिट कैप लगा दो, यूनिट वेक्टर लगा दो, R13 कैप डायरेक्शन बताने के लिए लगा दिया। इसी वे में बच्चे में निकालता गया कहां तक पहुंच गया, मान लो nth मास पर पहुंच गया। nth मास के कारण जो फोर्स होगा ग्रेविटेशनल मेरे m1 मास पे, वो क्या आएगा देखो, GM1MN डिवाइड बाय में R1N का स्केयर, R1N सॉरी यूनिट का। क्लियर बच्चे, ये आया मेरे पास। अब क्या करो भाई, इंडिविजुअली निकाल लिया आपने एक एक मास के कारण m1 पे फोर्स। अब सबको बच्चे क्या कर दो, ऐड कर दो, और वो रिजल्ट जो आएगा वो क्या होगा, टोटल फोर्स होगा मेरे इस गिवन पॉइंट मास के ऊपर। बेटा ऐड कर दीजिए, तो टोटल फोर्स ऑन मास m1 क्या होगा बेटा, इनका सबका वेक्टर सम कर दो। F वेक्टर इज इक्वल टू F12 वेक्टर प्लस F13 वेक्टर अप टू प्लस F1N वेक्टर। यहां तक आपने ऐड कर दिया, ठीक है। तो क्या रहेगा बच्चे, देखिए वैल्यू पुट कीजिए जो आपको यहां दे रखी है। F वेक्टर इज इक्वल टू F12, ये रहा आपका भाई, GM1M2 डिवाइड बाय R1 का स्केयर इंटू R1 कैप। क्लियर, प्लस में बच्चे क्या लगाया, GM1M3 डिवाइड बाय में R13 का स्केयर, R13 कैप। क्लियर, इसी वे में हम कहां तक गए बेटा, nth टर्म तक गए, GM1MN डिवाइड बाय में R1N का स्केयर और R1N यूनिट का। क्लियर, अब बच्चे इसको समेशन की फॉर्म में यदि आप लिखना चाहो तो वो भी लिख सकते हो भाई, ठीक है। तो कैसे लिखेंगे हम, देखना, F वेक्टर इज इक्वल टू समेशन GM और M, इसको मान लो I का नाम दे बेटा, इसको तुम J का नाम दे दो, ठीक है। डिवाइड बाय में इसको क्या कर दो, RIJ, और ये भी RIJ होगा तुम्हारे पास, क्योंकि दोनों अलग अलग थे, यहाँ 1 था यहाँ 2 था। मैंने कह दिया भाई यहाँ I है तुम्हारे पास, और इसकी जगह मैंने क्या रख दिया, J रख दिया। और मैं कहूंगा कि I की जो वैल्यू तुम्हारे पास बच्चे, वो कहां से स्टार्ट, देखो 1, सॉरी इसकी वैल्यू तुम्हारे पास फिक्स है बच्चे M1, क्या है तुम्हारे पास M1, और ये भी तुम्हारे पास क्या है बच्चे, फिक्स है, हर बार क्या है 1 है। ओके, तो यहां से इसको कर लीजिए, क्या, इसको I बोल दीजिए बच्चे, इसको I बोल दिया आपने, और आपने कहा कि I की जो वैल्यू है बच्चे वो कहां से, 2 से स्टार्ट हो रही है, कहां से 2 से स्टार्ट हो, कहां तक जा रही है, n तक जा रही है। ये कर सकते हैं बच्चे आप। और यहां भी क्या आएगा, R1I, यहां भी क्या आएगा, R1I, क्योंकि I चेंज हो रहा है, आप रखते जाओ जिस प्रकार आप 5th यूनिट के अंदर लिख के आए थे। क्लियर है, तो ये हमारा क्या रहेगा बच्चे, पूरा डिस्कशन रहेगा एक पॉइंट मास के ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स ड्यू टू लार्ज नंबर ऑफ पॉइंट मासेस प्रेजेंट अराउंड इट। इसके बाद बच्चे हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। क्या इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स रहेगी तुम्हारे पास, सबसे पहले तो बच्चे ये है कि ये क्या बना रहा है, एक्शन एंड रिएक्शन एक पेड़ बना रहा है, नहीं बना रहा तुम्हारे पास। अभी हमने ड्राइव किया था कि जो ये क्या कर रहा है, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है बेटा, ये ओबे करता है किसको, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन को। तो और न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन में क्या थे, एक्शन और रिएक्शन पेड़ बन रहा था, नहीं बन रहा था, ठीक है। तो या फिर आप ये कह दो कि ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन 2 ऑब्जेक्ट्स आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन, ठीक है। पहली प्रॉपर्टी तो बच्चे ये हुई, पहली कैरेक्टरिस्टिक्स ये हुई। दूसरी कैरेक्टरिस्टिक्स बच्चे क्या है, इसका जो नेचर है वो क्या है तुम्हारे पास, अट्रैक्टिव है, इट इज अट्रैक्टिव इन नेचर, भाई नेचर में अट्रैक्टिव, भाई खींचने वाला फोर्स है तुम्हारे पास, ये सेकंड हो। थर्ड बच्चे क्या हुई तुम्हारे पास,
ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स इज अ कंजर्वेटिव फोर्स। भाई ये कंजर्वेटिव फोर्स भी होगा। अब कंजर्वेटिव फोर्स आप 4 दिनों में पढ़ चुके हो, जो क्या करे बेटा भाई, कभी भी वर्क डन किसी फोर्स के द्वारा जो करवाया जा रहा हो वो किस पे डिपेंड करे, इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट पे डिपेंड करे, तब वो फोर्स जो है दैट इज कॉल्ड कंजर्वेटिव फोर्स। और तुम्हें पता है भाई यहाँ ऐसा ही कुछ होगा। यदि बेटा मैं इनके इनिशियल और फाइनल पॉइंट, मान लो ये m1 मास था, ये m2 मास था, अब जैसे ही मैं मान लो इनकी पोजीशन को चेंज कर दूं, मान लो m1 को यहाँ ले आऊं या m2 को कहीं भी ले जाऊं तुम्हारे पास, मतलब इनकी पोजीशन को मैं चेंज कर दूं तुम्हारे पास, तो डिस्टेंस भी क्या होगी, चेंज होगी बच्चे। डिस्टेंस क्या होगी, चेंज होगी। मतलब दूर और पास की बात कर रहा हूँ, चेंज करो, ये नहीं कि इतनी डिस्टेंस आप यहाँ ले आओगे ऐसे, तो फिर थोड़ा डिस्टेंस चेंज हुई, तो आपने पोजीशन चेंज करनी है, उसके साथ डिस्टेंस चेंज होनी चाहिए। मैं उस पोजीशन की बात कर रहा हूँ। तो बच्चे क्या होगा कि जैसे ही आप क्या करते हो बेटा, ये इनिशियल पॉइंट ये मान लो, चलो आप इसको यहाँ ले आए भाई, यहाँ ले आए, ठीक है, तो डिस्टेंस क्या होगी भाई, बढ़ की डिस्टेंस। डिस्टेंस बढ़ने से आपका ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, कम हो जाएगी, क्योंकि आर स्क्वायर बच्चे क्या था, डिवाइड में था। यदि इसको ज्यादा करोगे तो ओवरऑल जो मेरा वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, कम आएगी। और यदि मैं इसको कहाँ लेके जाऊं, नजदीक लेके जाऊं, मतलब यहाँ रख दूं कहीं पे, तो डिस्टेंस क्या होगी, कम होगी, तो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होगा, बढ़ गया तुम्हारे पास। मीन्स इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड कर रहा है मेरी मास की, ठीक है। तो इसका मतलब कौन सा हो बेटे, कंजर्वेटिव फोर्स भी हुआ। फोर्थ की बात करूं बेटा, इट इज अ सेंट्रल फोर्स। ये क्या है, एक सेंट्रल फोर्स भी है। सेंट्रल फोर्स का मतलब क्या होता है बच्चे, जो भी फोर्स एक्ट करेगा टू ऑब्जेक्ट्स के बीच में, कौन सा ग्रेविटेशनल फोर्स, वो बेटा कैसे एक्ट करेगा, अलोंग द लाइन जॉइनिंग देयर सेंटर, उस लाइन के अलोंग एक्ट करेगा जो उन दोनों के सेंटर को ज्वाइन कर रही है। इसीलिए इसका नाम क्या रखा गया तुम्हारे पास, सेंट्रल फोर्स, ठीक है। फिफ्थ प्रॉपर्टी बच्चे, ये तुम्हारे पास क्या बेटा, इट इज अ लॉन्ग रेंज फोर्स। ये क्या, एक लॉन्ग रेंज फोर्स है। लॉन्ग रेंज का मतलब है कि बेटा लंबी डिस्टेंस तक भी ये काम करता है तुम्हारे पास। जैसे मान लो अर्थ है तुम्हारे पास और सन है, अर्थ और सन के बीच की डिस्टेंस बेटा बहुत ज्यादा है तुम्हारे पास। फर्स्ट यूनिट में आप पढ़ के भी आए थे एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट के कंसेप्ट से तुम्हारे पास, ठीक है। तो देख लो कितनी तुम्हारे पास, बहुत अधिक थी। तो अर्थ और सन के बीच में भी ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट हो रहा है बच्चे, तो मीन्स लॉन्ग डिस्टेंस तक काम करता है, तो इसीलिए बोल दिया गया क्या, लॉन्ग रेंज फोर्स, ठीक है। इसके बाद में तुम्हारे पास बात करो, सिक्स प्रॉपर्टी आती है, वो क्या है, इट डज नॉट डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ मीडियम। ये मीडियम के नेचर पे डिपेंड नहीं करता भी। आपने मीडियम क्या ले रखा है, भी आपकी जो दो बॉडी है ना, जिनके बीच में आप ग्रेविटेशनल फोर्स कैलकुलेट करोगे, वो आपने कहाँ रखी हुई है। मान लो यहाँ अब इस रूम के अंदर बात करूं बेटा, एयर मीडियम है। कैसा मीडियम है, एयर है, क्योंकि मेरे अराउंड एयर पार्टिकल बहुत सारे हैं तुम्हारे पास, तो मेरी दोनों ऑब्जेक्ट्स कहाँ पड़े हुए हैं, एयर के अंदर पड़े हुए हैं। चलो भाई, मैंने फोर्स कैलकुलेट कर ली जो भी वैल्यू है। अब उन्हीं दोनों ऑब्जेक्ट को बेटा उतनी ही डिस्टेंस के ऊपर रखा मैंने, कहाँ रख दिया, वाटर के अंदर लेके चला गया, पानी के अंदर लेके चला गया। अब मीडियम क्या होगा, चेंज हो गया। तो वहां जब आप कैलकुलेट करोगे बेटा उन्हीं टू ऑब्जेक्ट्स के बीच में एट सेम डिस्टेंस, तो आपकी फोर्स की वैल्यू क्या आएगी बच्चे, सेम आएगी। तो वो डिपेंड नहीं कर रही ग्रेविटेशनल फोर्स मीडियम के नेचर पे। तो ये थी आपकी सिक्स प्रॉपर्टी। सेवंथ प्रॉपर्टी बच्चे क्या आती है, यदि इन दोनों मासेस के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स मान लो बच्चे 1 न्यूटन लग रहा है, कितना लग रहा है, 1 न्यूटन लग रहा है। अब इसके पास मान लो एक ऑब्जेक्ट और रख दिया मैंने, एक बॉडी और रख दी m3 मास के साथ, तो ये नहीं है कि इनके बीच में जो फोर्स होगा बेटा वो कम होगा या फिर ज्यादा होगा, वो उतना ही लगेगा जितना पहले लग रहा था तुम्हारे पास, ठीक है। या मान लो एक ऑब्जेक्ट और ले आओ भाई m4 मास वाला, तो भी कोई नहीं। तो प्रेजेंस ऑफ अनदर बॉडी अफेक्ट नहीं करेगी मेरे ग्रेविटेशनल फोर्स को जो लग रहा होगा किन्हीं टू ऑब्जेक्ट्स के बीच में बच्चे, ठीक है। चलो भाई बच्चे, ये क्या थी, कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स थी मेरी किसकी बच्चे, ग्रेविटेशनल फोर्स की। इसके बाद बच्चे हम क्या आते भाई, इसके एग्जांपल्स की बात करते तुम्हारे पास, ठीक है भाई। एविडेंस जो सपोर्ट कर रहे हो मेरे इस ग्रेविटेशनल फोर्स को या लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को तुम्हारे पास क्या है। सबसे पहला बच्चे मैं बात करूं एग्जांपल की बात करूं, तो बेटा जितने भी प्लैनेट्स है वो क्या करे, रोटेट करे अराउंड द सन, अराउंड द सन। अब रोटेट करने के लिए किसी भी ऑब्जेक्ट को बेटा सर्कुलर पाथ में एक सेंट्रीपिटल फोर्स की आवश्यकता होती है,
नीड होती, तुम्हें पता है। बट वो सेंट्रीपिटल फोर्स कहां से आ रहा है, प्लैनेट्स और सन के बीच में लगने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स ही क्या कर रहा है, मेरे उन प्लैनेट्स को क्या दे रहा है बच्चे, सेंट्रीपिटल फोर्स दे रहा है सन के अराउंड सर्कुलर पाथ में रोटेट करने के लिए। क्लियर है? तो इसीलिए बेटा ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण ही रोटेट कर रहे हैं मेरे प्लैनेट्स। सेकेंड एग्जांपल की बात की तुम्हारे पास बेटा, टाइड्स होती है तुम्हारे पास ओशियंस के अंदर, तुम्हारे पास महासागरों के अंदर जो लहरें उठती है बच्चे, वो लहरें भी किसके कारण उठती है बच्चे, तुम्हारे पास ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण। जो किस किस के बीच में लगता है तुम्हारे पास, जो ओशियन के अंदर जो वाटर होगा और जो हमारा मून होगा, मून और ओशियन का जो पानी होगा बेटा, उनके बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ना, वो क्या कर रहा है बेटा, लहरें या फिर तुम्हारे पास टाइड्स डेवलप कर रहे हैं मेरे ओशियन वाटर के अंदर तुम्हारे पास। ठीक है, इस प्रकार जो वो लहरें उठती है, तो वो भी एक एग्जांपल हुआ बच्चे। थर्ड मैं तुम्हारे पास बात करूं बच्चे, वो क्या रहेगा, देखो तो थर्ड की बच्चे मैं तुम्हारे पास बात करूं कि मान लो हमारी कोई भी सैटेलाइट है, ठीक है, या किसी भी वो प्लेनेट के अराउंड बच्चे क्या कर रही है, रिवॉल्व कर रही है, किसी भी प्लेनेट के अराउंड क्या कर रही है, रोटेट कर रही है। बच्चे उस प्लेनेट्स को भी उस सैटेलाइट को भी बच्चे क्या चाहिए, एक सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए उस प्लेनेट के अराउंड मूव करने के लिए। तो बेटा वो सेंट्रीपिटल फोर्स कहां से आएगा, उस सैटेलाइट और प्लेनेट के बीच में लगने वाले ग्रेविटेशनल फोर्स से आएगा, वही देगा। तो कौन कारण बना भी रोटेट करने का, ग्रेविटेशनल फोर्स बना भी, उसी ने सेंट्रीपिटल फोर्स दिया। ठीक है, चलिए भाई इसके बाद बच्चे में बात करो तुम्हारे पास फोर्थ एग्जांपल पे, जो हमारा एटमॉस्फेयर है अर्थ का। ठीक है, तो वो भी बच्चे क्या है, अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण प्रेजेंट है। ठीक है, यदि अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स ना हो तो एटमॉस्फेयर भी आपका नहीं होगा बच्चे। ठीक है, ये क्या थे, कुछ इंपॉर्टेंट एविडेंस थे किसके हित में भाई, हमारे न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के हित में। तो बेटे आज के लिए इतना ही करेंगे। ठीक है, इसके बाद सेकेंड लेक्चर में हम ग्रेविटी के बारे में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही बेटे, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए कंसेप्ट के साथ।